गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हम बताते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपली हमने पढ़ाई नहीं करी है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करी है, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, तुम्हें कोई बात रटने की नहीं रहे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें तुम्हें रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होगी। रटना भूल जाओगे, तुम्हें कोई चीज़ रटनी भी है, कितना भी कठिन टॉपिक हो, चुटकियाँ बजाते समय तुम्हारा पूरा सॉल्व करा देंगे। लेकिन एक दिक्कत है, कई बच्चे कहते हैं कि सर आप बोर्ड यूज़ नहीं करते हैं, पेन एंड कॉपी यूज़ करते हैं। बेटा पेन एंड कॉपी ना देखो, इतना देखो कि तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं। और हम कोशिश करते हैं कि हमेशा बेस्ट से बेस्ट तुम्हें समझाया जाए। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर बार की तरह अपनी वही आदत है कि सबसे पहले कुछ भी पढ़ते हैं तो जो भी हेडिंग डालते हैं उसका सबसे पहले मतलब समझते हैं। पिछली वीडियो हम सिस्टम के बारे में तो अच्छा खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या सिस्टम होता है, क्या कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, उसका भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। अब हमें स्टेट के बारे में पढ़ना है, स्टेट ऑफ सिस्टम, ताकि सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। सिस्टम उसे कहते हैं जिसके बारे में जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, आखिरकार स्टेट क्या होती है, ताकि बच्चे स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन तभी तो समझेंगे जब पहले स्टेट समझेंगे। आखिरकार स्टेट क्या है। देखो स्टेट का तो मैं ज़्यादा नहीं परेशान होना, सिंपल सा स्टेट का तो हमें एक याद रखना है, वो है करंट सिचुएशन। कि आखिरकार तुम कोई भी सिस्टम लिए हो उसकी करंट सिचुएशन कैसी है। जैसे अगर मैं मान लो तुम्हारे सामने ये ग्लास रखा है और इसमें मान लो हमने चाय फिल कर दी है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमने मान लिया इसका 55 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस ग्लास के ऊपर। आखिरकार एक ग्लास या जो चाय इसके अंदर है वो हमारे लिए क्या सिस्टम है। तो इसकी स्टेट क्या है, इसकी मतलब टेम्परेचर इतना है, इस चाय कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, उसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आखिरकार स्टेट मतलब होता है करंट सिचुएशन, मतलब करंट सिचुएशन कैसी है, मतलब हालात कैसे हैं, उसके बारे में हम लोग रीड करना, मतलब स्टेट के बारे में तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या कहा कि इसकी स्टेट क्या है, मतलब हमने बोल दिया हॉट है। अगर मान लो सिंपल से तुमने लिया, पानी ले लिया है और रूम टेम्परेचर तुमने देखा, मतलब देख लिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तुम क्या करोगे, नॉर्मल है। तो आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल है, इसका टेम्परेचर स्टेट हुई है। तो सबसे पहले मतलब क्या क्या कंडीशन है। तो जैसे और वैसी बात है कि थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ती है। तो सिंपल सा तुम क्या लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। तो आखिरकार हमने क्या देखा, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। सिंपल सा स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यू। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, वैसे कल हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ रखे थे कि दो प्रकार की होती है, एक्सटेंसिव होती है, इंटेंसिव होती है। वैसे जैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या हुई, जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब इसी के अंदर, इसी के बारे में पढ़ना है। एक बात बता दें कि अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो अगर हम बोलें कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज होती हैं तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ सिस्टम किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, वो डिपेंड कर रही है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पर। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ तुमने देखा था कि इसका 55 डिग्री सेल्सियस था, 55 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस हुआ ना। इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब है टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी स्टेट चेंज हुई कि नहीं, बस यही चीज़ तुम्हें समझना है। अभी तो सिर्फ हमने टेम्परेचर के बारे में बात करी, हम प्रेशर, वॉल्यूम, किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते थे। तो अगर कोई भी एक वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसका स्टेट ऑफ सिस्टम भी
चेंज हो जाएगा। इतनी बात हो गई है क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या है स्टेट वेरिएबल्स? कहीं कहीं तुम्हें स्टेट फंक्शन भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं तुम्हें पाथ फंक्शन भी देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छा डिटेल वाला प्यार वाला पढ़ने वाले हैं, जिसमें तुम्हें पढ़ के मज़ा आए, तुम्हें लगे कि साले से कुछ रटना था ही नहीं, इसमें फालतू का हुआ बनाए रखा है, फालतू का एक बना के रखा है कि नहीं बहुत कठिन है बहुत कठिन। बेटा कुछ भी कठिन नहीं है, अगर हम पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, बस जितना जितना कहते जाएँ उतना उतना उस करते जाना, बहुत ही मज़ा आएगा। एक बात हम लोग क्या समझ चुके हैं कि अगर हमें किसी भी सिस्टम को इससे स्पेसिफाई करना, मतलब अगर हमें स्टेट ऑफ सिस्टम स्पेसिफाई करना है तो हमें स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिरकार हम सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, स्टेट वेरिएबल की कोई ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो कि द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। तो नोट्स बना के लिख लो कि स्टेट वेरिएबल क्या है। स्टेट वेरिएबल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ढेर सारी हैं। रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्या है स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। सिंपल सी वेरिएबल अगर परेशान हो तो क्वान्टिटीज़ बोल सकते हो कि जिन क्वान्टिटीज़ मतलब जिन वैल्यू के हेल्प से तुम किसी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब करते हो उसी को हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो, तुम बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रेशर लिख सकते हो, एक्सेट्रा। तो एक डेफिनेशन ये भी हो गई है। अब तुमने कहीं कहीं देखा होगा स्टेट ऑफ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। बच्चे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और पाथ फंक्शन में सबसे ज़्यादा वर्क में परेशान रहते हैं। अभी पूरा बताएंगे, पूरा फील आएगा तुम्हें, टेंशन नहीं लेना। देखो आखिरकार चाहे स्टेट वेरिएबल बोलो चाहे स्टेट फंक्शन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं आखिरकार स्टेट फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी सिस्टम की, ध्यान से सुनना, स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी होती हैं किसी फंक्शन, किसी सिस्टम की, जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, ना कि किस पाथ से कवर्ड किया गया। तो टेंशन नहीं लो, अगर पहली बार में नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो। तो आखिरकार सिंपल सी इतनी डेफिनेशन लिख लो कि स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड only upon the state of system and is independent of path या manner by which the state of। सिंपल से तुम इतना याद रखना है कि स्टेट फंक्शन वो वेरिएबल होते हैं, वो फंक्शन होते हैं या फिर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फाइनल एंड इनिशियल सिचुएशन पे डिपेंड करती हूँ, मतलब जो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल तुम लिखना चाहो तो जैसे देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ, इसको सिंपल सा मैं ट्रिक भी बता दूँगा तुम्हें कैसे कैसे याद करना है। देखो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, इंटरनल, देखो इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और फिर एक एच से जैसे करते हैं, जैसे इंथैल्पी बोलते हैं। परेशान नहीं हो, सारी चीज़ बहुत अच्छे से करेंगे। और फिर होती है इसे एस से बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंट्रोपी, और एक्सेट्रा ढेर सारी अपने पास है, अपने इतना टेंशन नहीं लेना है। एक और जो देख लो जो तुम्हारे काम का है, जिसे बोलते हैं गिब्स एनर्जी, मैं तो गिब्स बोलता हूँ, कुछ लोग जिप्स बोलते हैं, सबका अपना अपना है एटसेट्रा। अपन को सिर्फ इतने से ही मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा अजीब नंबर है, लकी नंबर हो जाएगा एक दिन मेरा, मुझे लगता है हर जगह घूम फिर के 7 आ जाता है। तो आखिरकार
ये जो होते हैं स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पर, कि मतलब कैसे ले जाया गया है। इनको याद करने का मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ। जैसे मान लो, तो मुझे मैंने ऐसे याद किया था, टी एच यू जी और एक्स, ठग्स, और पी बी। तो देखो इसे कैसे लिखना है, THUG ठग, BP सिंग। देखो टी से जो तुम्हारा है वो टेम्परेचर है, एस से जो है वो एंथैल्पी है, यू से है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है, और जी से तुम्हारा क्या है, जी से है गिब्स एनर्जी। बी से क्या है, बी से तुम्हारा वॉल्यूम है। पी से तुम्हारा क्या है, पी से जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो प्रेशर है। और जो इसका एस है वो है एंट्रोपी। ये सारे चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रख लेना कि तुम्हें ठग्स BP सिंह, ताकि तुम्हें याद बना रहे, तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठग्स BP सिंह याद हो जाएगा, तुम्हें क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, एक जो होता है पाथ फंक्शन। क्या आखिरकार पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन जस्ट अपोजिट स्टेट फंक्शन का होता है। हेडिंग डाल लो, पेन कॉपी। देखो पाथ फंक्शन हम क्या पढ़ चुके हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं, वो क्वांटिटी होती हैं, वो वेरिएबल होते हैं जो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन वो चीज़ें होती हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट होती हैं। किस पे होती हैं? पाथ है डिपेंडेंट, और ये होती हैं पाथ इंडिपेंडेंट। अब पाथ डिपेंडेंट में तुम्हें दो ही चीज़ याद रखनी है, पहला वर्क और एक होता है हीट। ये दो चीज़ें पाथ डिपेंडेंट होती हैं केमिस्ट्री में, तो इसे बोलते हैं पाथ फंक्शन। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सर इसमें तो फील नहीं हुआ है, क्योंकि वर्क का तुम फॉर्मूला जानते होगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तुम जानते होगे कि आखिरकार मान लो इनिशियल है तो आखिरकार जो डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन नहीं बेटा, जो वर्क डिपेंड फोर्स पे भी करता है। जिस टाइप का फोर्स होगा उसी टाइप का तुम्हें वर्क देखने को मिलेगा। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट करते हैं। जैसे तुम्हें एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे मैं तुम्हें देखने को दे, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, चलो एक मान लो तुम्हारा छत है, ये यहाँ सीढ़ी लगाई है। अच्छा सीढ़ी छोटी पड़ गई यार, मतलब दूर से लगाना चाहिए था। अब देखो मैं तुम्हें अब पाथ दिखाता हूँ, यहाँ से तुम्हें फील ज़्यादा आएगा। ऐसे गए, एक रास्ता तुम्हारा सीढ़ियों से जाने का, एक मान लो कि यहाँ से एक रस्सी लटकी हुई है, तुम रस्सी से चढ़ के भी जाओ, पहला दूसरा। और जैसे मान लो तुम ब्लॉक ले जा रहे हो, एक है अगर डायरेक्ट यहाँ रख दो, तुम्हारे पास 3 पाथ हैं। 3 पाथ में तुम देखोगे आखिरकार, देखो हम इसे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। अगर हम इस ग्राउंड पे मानेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी है? 0 है। और अगर मान लो h इसकी हाइट मान लो हमने मान लिया है 10 मीटर, तो इसकी mg ऐसे तुम क्या बोल दोगे, इसके मास होगा g इंटू h 10 मान लो कि इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल सा हमने इतना मान लिया mg। देखो चाहे तुम इस रास्ते से ले जाओ,
चाहे तुम इस रास्ते से ले जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से ले जाओ, ब्लॉक तुम किसी भी रास्ते से ले जाओगे, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh ही देखने को मिलेगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी। अगर वो फाइनली इनिशियल कहाँ था, फाइनल कहाँ था, इतना से डिपेंडेंट है। लेकिन तुम्हें तीनों पाथ में अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी तुम कंडीशन है कि अलग, देखो अगर तुम मान लो ऐसे हेलीकॉप्टर से मान लो तुमने लिया ब्लॉक लिया, यहाँ फेंकोगे, तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक फेंकने में अलग वर्क करना पड़ेगा। जब तुम सीढ़ियों से ले जाओगे बॉक्स को तो अलग वर्क करना पड़ेगा। जब तुम रस्सी से चढ़ के जाओगे तुम्हें अलग वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हर जगह वर्क की वैल्यू तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेगी। तो ये होता है क्या है, ये होता है पाथ डिपेंडेंट। तो इसलिए वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट। और तुम्हें दूसरी तरीके से फील कराएं तो वर्क की जो है कि F इंटू एस है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता ही है, लेकिन तुम्हें आखिरकार फोर्स की वैल्यू भी देखने को मिलती है कि आखिरकार फोर्स भी बहुत कुछ डिसाइड करता है कि अगर पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो तुम्हें कुछ ऐसा याद हो रहा होगा कि पाथ जो फंक्शन हो रहे हैं, पाथ फंक्शन को नॉन कंजर्वेटिव से रिलेटेड कर पा रहे होगे, जो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे वर्क एनर्जी एंड पावर में। मैंने बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, वहाँ से जाके कवर अप कर सकते हो बहुत डिटेल में। और स्टेट फंक्शन को तुम थोड़ा दिमाग में कनेक्ट कर पा रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स से। आखिरकार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वही तो कहलाते हैं जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंडेंट करती। इसमें तुमने पढ़ा होगा क्या, फ्रिक्शन, और एक पढ़ा होगा विस्कोसिटी, जो मैं उससे पढ़ते हूँ जानते होंगे। और स्टेट फंक्शन में तो बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं जितने भी फोर्स होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो वर्क होता है, जो रियल कंडीशन होती है, वर्क जो तुम्हें देखने को मिलता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। क्योंकि अब चलो मैं तुम्हें केमिस्ट्री वाला फील दिलाता हूँ, तब जाके तुम्हें मज़ा आएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री में अच्छा लेवल वाला पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक ए रहा और एक दूसरा ए रहा, हमको मान लो इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। पहला पाथ मान लो हमने ये कवर किया, पहले ऐसे गए हम और फिर हम ऐसे गए। ये पहला रहा। दूसरे हमने किया कि आखिरकार ऐसे चले गए, मतलब कर्व आर्क बना के हम चले गए हैं। ये बताओ दोनों में जो इस ग्राफ के नीचे एरिया कवर्ड हो रहा है, इसमें हो और क्या नाम इसमें है, इस एरिया और इस एरिया की दोनों एरिया की वैल्यू अलग अलग है। अगर इन दोनों एरिया की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब वर्क की वैल्यू भी अलग अलग। क्योंकि वैसे देखो, अगर हम इतने का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे मान लो इसको हमने 4, यहाँ को हमने 2 मान लिया है, इसको हमने 7 मान लिया है, इसको भी हमने 2 मान लिया, इसको हमने 8 मान लिया है। अगर इतने का तुम्हें एरिया निकालो, सबसे पहले इन दोनों की निकालोगे कि 7 तो 5 हो जाएगा, और इतना ऊंचाई का मानेगा 2 मानेगा। तो कैसे निकालोगे, 2 × 5 मतलब 10 ही तो करते हो। अगर तुम्हें, तो वही तो हमने किया है कि देखो PF VF माइनस VI। लेकिन अगर तुम्हें इसके अंदर कवर्ड एरिया निकालना पड़ेगा, तुम्हें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका मतलब दोनों में वर्क की वैल्यू अलग अलग है। और देखो इनिशियल फाइनल दोनों का पॉइंट एक सा था। जैसे इसका भी तुम 2 मानो, इसका भी 7 मानो, यहाँ भी 2 मानो, यहाँ भी 8 मानो। इस पॉइंट को अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2,8, और इस पॉइंट को तुम लिखोगे तो 7,2। इस पॉइंट को तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 7,2, और इस पॉइंट को तुम लिखोगे तो लिखोगे 2,2, और इस पॉइंट को लिखोगे तो 2,8। हम जो देखने को मिल रहा है आखिरकार, देखो इनिशियल पॉइंट तो दोनों में एक है, क्या है, और फाइनल पॉइंट भी दोनों में एक है, लेकिन दोनों में एरिया की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब दोनों में अगर एरिया की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब दोनों में वर्क की वैल्यू अलग अलग है। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में हो जानी चाहिए क्लियर कि आखिरकार जो वर्क होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है। वो पाथ की वैल्यू पे डिपेंड करता है, किसमें, केमिस्ट्री में। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कुछ हम रियल लाइफ से रिलेटेड पढ़ते हैं। अब हीट के बारे में पढ़ लेते हैं।
हीट भी पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, क्योंकि आखिरकार जो हीट होती है वो स्टेट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग पे भी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो तुम्हें एक चीज़ याद रखना, वर्क एंड सिस्टम, इन दो चीज़ों पे एक बात बहुत ज़्यादा गौर करना है कि आखिरकार वर्क एंड हीट दो ऐसी वेरिएबल, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस बात पे गौर किया जाता है उन पे कि आखिरकार इनिशियल से फाइनल कैसे लाया गया है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि यहाँ कैसे, किस पाथ को चूज़ किया गया है, वो ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हीट एंड वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, या फिर बोल सकते हैं पाथ फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ तुम्हें दो ही चीज़ याद रखनी है। मुझे लगता है कि इतना तुम्हें काफ़ी अच्छा लेवल वाला समझ में आ गया है कि पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है। हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स। तो एक शब्द आता है इक्विलिब्रियम। क्या जाता है? इक्विलिब्रियम। कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे इफ, देखो, आ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम if its मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वही हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ढेर सारी प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ टाइम। तो इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो A system is said to be in thermodynamic equilibrium if its macroscopic property do not change with time। अगर मैक्रोस्कोप प्रॉपर्टी से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं तो इसका मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है वो सिस्टम। तो हम लोग इतना काफ़ी अच्छा पढ़ चुके हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर किसी को डाउट्स आए तो कमेंट्स में लिख देना, बेझिझक सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, सोशल मीडिया जहाँ भी तुम शेयर कर सको वहाँ शेयर करो, ताकि एक हेल्प हो, हमें एक सपोर्ट सा मिले।